So students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. So today I will be starting class 11th Business Study chapter number 2 Forms of Business Organization. इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप तक. सो आज से स्टार्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ पार्टनर. सो लेट्स स्टार्ट. टाइप्स ऑफ पार्टनर के अंदर बेसिकली ये बता रखा है कि हमारी जो पार्टनर होती है यानी पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म किया जाता है तो वो कितने टाइप से किया जाता है. तो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं इसके. पहला फुल फ्लेज पार्टनर एंड दूसरा नॉट फुल फ्लेज पार्टनर. अब देखिए फुल फ्लेज पार्टनर के अंदर कौन क्या आते हैं. एक्टिव पार्टनर आते हैं. बेसिकली द पार्टनर दूस टेक द पार्टिशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट फर्म आर कॉल्ड द एक्टिव पार्टनर. यानी कि हर एक पार्टिसिपेशन करें सारे वर्क के अंदर उनको एक्टिव पार्टनर कहा जाता है. वो इस टाइप के पार्टनर के अंदर आते हैं. और उसके बाद क्या आता है स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर. इसका मतलब क्या है. स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर्स आर दोज हु डू नॉट हैव एन एक्टिव पार्टनर. ये एक्टिव नहीं होते बिजनेस की पार्टिसिपेशन में यानी कि बिजनेस में. बट क्या करते हैं ये सिर्फ अपनी मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं और शेयर करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस और साथ साथ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज भी यानी ये उधारी भी शेयर करते हैं. बट ये बिजनेस के साथ किसी भी वर्क के अंदर पार्टनरशिप में मतलब एक्टिव नहीं रहते पैसा इन्वेस्ट करते. उसके बाद आता है इसके अंदर स्टूडेंट सीक्रेट पार्टनर. देखिए सीक्रेट पार्टनर वो होते हैं जैसे कि अ पार्टनर इज नो एज अ सीक्रेट पार्टनर पार्टनर्स हुज रिलेशन द फर्म अननोन. यानी कि उसका रिलेशन फर्म के हिसाब से अननोन होता है. द जनरल पब्लिक यानी कि जनरल पब्लिक के अंदर पता नहीं होता कि वो पार्टनर है भी या नहीं इस फर्म का. However, he has all feature like the rest of the partnership invest capital, industry share its profit and flow losses takes part in the management and the has liability. यानी बेसिकली ये ऐसे जो पार्टनर होते हैं ये अपने पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं लॉस भी झेलते हैं प्रॉफिट भी लेते हैं और साथ साथ लाइबिलिटीज भी शेयर करते हैं. बट ये क्या होते हैं पब्लिक की नज़र में नहीं होते. ये सिर्फ सीक्रेट पार्टनर होते हैं जिनको जनरल पब्लिक नहीं जानती. उनके लिए ये अनजान होते हैं. तो दूसरे टाइप की पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है पहले आती है दूसरे टाइप में आती है नॉट फुल फ्लेज पार्टनर. यानी कि जिस फाइव टाइप की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं. पहला नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या होता है दोज पार्टनर वो नहीं अगर इन्वेस्ट मनी नॉर हैव अ शेयर. यानी कि ये ऐसे पार्टनर होते हैं जिसने ना तो अपने पैसे इन्वेस्ट किए ना ही प्रॉफिट का वो शेयरिंग होता है ना फिर लॉस का ना फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का. बस क्या होता है उसकी गुडविल चल रही होती है उस बिजनेस के ऊपर और हम उसी से अपने पैसे अर्न करते हैं. उनको नॉमिनल पार्टनर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक पिता ने अपने बेटे से मतलब बिजनेस स्टार्ट करवाया यानी कि वो पिता पहले से अपना काम कर रहा था उस बिजनेस के अंदर काफ़ी गुडविल उसने हासिल करी. बट उसके बाद उस गुडविल का फ़ायदा कौन उठाएगा उसका बेटा अगर उसने वो बिजनेस किया तो इसी को नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है जिसकी गुडविल के बेस पर हम अपना वर्क अहेड यानी काम कर रहे हो. यहाँ लिख भी रखा है फॉर एग्जाम्पल आवर फादर बिकम पार्टनर ओनली बिकॉज हिज सन इज रनिंग द बिजनेस. ओके. तो इसके अंदर अब और के दूसरे पॉइंट में क्या आता है पास्ट पार्टनर्स बाय स्टॉपल ऑन होल्डिंग आउट. तो इसके अंदर आता है पर्सन वो हैज़ नो पार्टनरशिप इन द फर्म. इन हिज वर्ड द कंडक्ट हाईलाइट हिम एज पार्टनर इज कॉल्ड द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. यानी कि क्या है स्टूडेंट्स ये वो पर्सन होते हैं इनका फर्म से द पर्सन हु हैज़ नो पार्टनरशिप यानी फर्म से कोई भी पार्टनरशिप नहीं होती. बट हिज वर्ड द कंडक्ट हाईलाइट हिम एज पार्टनर. यानी कि ये हाईलाइट के रूप में बाहर दिखाए जाते हैं कि हमारे पार्टनर हैं. बट एक्चुअल में वो क्या होते हैं वो पार्टनर्स नहीं होते. तो ऐसे पार्टनर को क्या कहा जाता है होल्डिंग आउट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग आउट दैट इफ एनी प्रोवाइड अ लोन टू द फर्म बिकॉज हिज सच कंडक्ट then he will liable to discharge that in the some manner as other partner will be later on the such partner cannot deny the truth is do not being a partner. बेसिकली क्या करते हैं ये इट इज़ पार्टी प्रोवाइड्स अ लोन यानी लोन वोन दिलवाने में काफ़ी हेल्प करते हैं. ये लायबल होते हैं डेबिट वेबिट से पैसे मतलब कुछ बेसिकली छोटी मोटी हेल्प करते हैं अपनी कंपनी के रिलेटेड. बट ये रियल पार्टनर नहीं होते हमारी कंपनी के अंदर. अब उसके बाद आती है लिमिटेड पार्टनर. लिमिटेड पार्टनर का मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि ऐसे पार्टनर्स हमारे बिजनेस के अंदर जिनकी कॉन्ट्रैक्चुअलिटी यानी उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक लिमिटेड टाइम तक ही है और उनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड रहती है. अ पर्सन हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है एंड द इन्वेस्ट द मनी इज द कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर. इन अदर वर्ड्स इफ द फर्म
faces any losses, then is liable to the extent to the invest money. He has no right to take the part. The administration of the such partnership must have the lease partner have the unlimited liability. देखिए, लिमिटेड पार्टनर का मतलब मैंने बस समझा दिया। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड पार्टनर बेसिकली फर्म ने वो कंसीडर किया गया है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है उसको लिमिटेड पार्टनर कहा गया है। यानी कि अगर बिज़नेस के अंदर कोई भी लॉस होता है तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, अनलिमिटेड नहीं होती। तो ऐसे पार्टनर को लिमिटेड पार्टनर कहा जाता है। फिर चौथे पॉइंट पे आता है स्टूडेंट्स माइनर पार्टनर। देखिए माइनर पार्टनर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पार्टनर्स थे और उनमें से क्या है एक पार्टनर की डेथ हो गई। तो क्या होता है अगर उसकी जगह पे उसका बेटा आ जाता है और उसकी एज जो है वो 18 साल से कम है, तो उसको माइनर पार्टनर कंसीडर करा जाता है। उसका लॉस के अंदर कोई शेयर नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका शेयर होता है क्या प्रॉफ़िट के अंदर। अगर कंपनी प्रॉफ़िट अर्न करती है तो उसका उसका हिस्सा मिल जाता है। अगर कंपनी लॉस झेलती है तो सिर्फ़ वो कंपनी का ही होता है, ना कि उसका। तो ऐसे पार्टनर्स को माइनर पार्टनर कहा जाता है और ये किसके तहत बनाई गई है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अब पांचवा पॉइंट होता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, यानी कि ऐसे पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनाए जाते हैं, प्रॉफिट के लिए ही होते हैं, उनका लॉस से कोई मतलब नहीं होता। तो बेसिकली ये माइनर पार्टनर्स ही होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब रखते हैं, ना कि लॉसेस से। तो स्टूडेंट्स हमारा ये तो खत्म हो गया कि पार्टनरशिप के आखिर कितने टाइप्स होते हैं। अब इसके अंदर बता रखा है माइनर एज अ पार्टनर। इसका मतलब क्या है? माइनर पार्टनर्स के बारे में बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है हमें कि माइनर पार्टनर कौन होते हैं, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं अभी, कि वो किसके तहत बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसे वही बता रखा है। तो पहले हमें इसका ए पार्ट बता रखा है। ए पार्ट में क्या बता रखा है इसमें? अपोजिशन ऑफ अ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, यानी कि एक माइनर पार्टनर की पोजीशन क्या होती है उसकी मेजॉरिटी अटेंड करने से पहले। राइट्स ऑफ माइनर पार्टनर, राइट्स टू शेयर इन प्रॉफिट एंड एसेट्स, उसका पूरा पक्का राइट होता है अपने शेयर करने में प्रॉफिट को और एसेट्स को। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको बिल्कुल आज़ादी होती है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को भी चेक कर सकता है। राइट टू फाइल स्वीट, अ माइनर पार्टनर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द फर्म्स ऑफ द पेमेंट हिज शेयर, यानी कि उसको ये भी राइट होता है अगर फर्म उसको उसका शेयर नहीं दे रही है, यानी प्रॉफिट नहीं दे रही है, तो वो केस भी कर सकता है उनके ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है माइनर पार्टनर्स की? अब माइनर पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ लिमिटेड, यानी काफ़ी कम होती हैं। ओनली टू द एक्सटेंट हिज इन्वेस्ट कैपिटल इन द फर्म, वाइल अदर पार्टनर ऑफ द फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो एक्सटेंड करे अपने कैपिटल को फर्म के अंदर। तो ये होता है, ये पोजीशन होती है हमारे माइनर पार्टनर की मेजॉरिटी अटेन करने से पहले। अब मेजॉरिटी अटेन करने के बाद क्या होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो बता रखा है व्हेन ही इलेक्ट टू रिमेन पार्टनर, इन दिस केस हिज लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड में कन्वर्ट हो जाती है। ही विल आल्सो गेट शेयर इन द लॉसेस, यानी लॉस भी वो शेयर करने लगता है। ही विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्ट्स फ्रॉम द मेड ड्यूरिंग हिज टेम्पररी माइनॉरिटी विद द रेस्ट्रक्टिव इफेक्ट, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डील उसकी माइनॉरिटी के केस में हुई होगी तो वो क्या होगा? अगर उस डील के अंदर लॉस हो गया तो तब भी उसे मेजॉरिटी होने के बाद उस लॉस को भी झेलना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो भाई उस टाइम पे बच्चा था। तो ये होता है इसके अंदर व्हेन ही लाइक नॉट टू रिमेन पार्टनर, यानी कि अगर वो पार्टनरशिप ना रखने चाहे तो इन दिस केस हिज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी इन माइनर टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, यानी कि जब पब्लिक नोटिस करती है कि भाई ये तो एबल हो चुका है ना, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका जो मतलब कर्तव्य जो कुछ बनता है वो उसको करना चाहिए। दूसरा पॉइंट बता रखा है कि ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनी एक्ट, यानी कि वो किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहता किसी भी एक्ट की गिविंग पब्लिक नोटिस। ही हैज़ द राइट टू अ फाइल स्वीट अगेंस्ट, उसको कोई भी राइट नहीं रहता जब वो पार्टनरशिप छोड़ देगा तो उसको क्या ही राइट रहेगा अपनी फाइल स्वीट यानी केस करने का। अदर पार्टनर्स वो डिमांडिंग अ शेयर इन द एसेट्स एंड प्रॉफिट, तो बेसिकली जब पार्टनरशिप ही हट जाएगी तो ना वो प्रॉफिट अर्न कर पाए, प्रॉफिट शेयर करेगा ना लॉस शेयर करेगा, सीधी सी बात है। अब देखिए पार्टनरशिप डीड का बेसिकली मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी पार्टनरशिप बनती है वो आखिर किन किन तरीकों से बनती है, कैसे उसको बनाया जाता है।
तो उसने बता रखा है पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट बेस्ड होती है। द एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, यानी एग्रीमेंट के दो टाइप होते हैं। पहला ओरली कि भाई हमने कह दिया कि ये हमारा पार्टनर है, चलो पार्टनर ही कर ली। और दूसरा होता है रिटन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे की जाए। बट एन oral agreement can be subject to the misinterpretation and the result is a disagreement among the partner। कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ओरली बनाई जाती है पार्टनरशिप की डील, वो कभी कभार सक्सेसफुल नहीं रहती। सक्सेसफुल ज़्यादातर देखी जाती है, वो रहती है रिटर्न वाली, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ये झूठ नहीं बोल सकता कि मुझसे पार्टनरशिप करते करते टाइम इन्होंने ये कहा था और ये नहीं कहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे 40% का पार्टनर बनाया जा रहा है और ओरली उसको अपने साथ जोड़ लिया है, तो आगे चल के अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो ये भी कह सकता है कि मैं तो उस कंपनी का 50% का पार्टनर हूँ। तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि वो 40% का पार्टनर है, तो इसलिए रिटर्न वाली ज़्यादा बेटर रहती है। अब देखिए इसके अंदर और क्या बता रखा है। Deed on the partnership. All the relevant conditions the stipule can be included partnership deed, but the following content must be necessary included। यानी जब पार्टनरशिप बनाई जाती है तो उसकी डीड यानी कि नींव रखी जाती है पार्टनरशिप की, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है। पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी कि नाम इंक्लूड होता है, एड्रेस इंक्लूड होता है फर्म का, कि आगे फर्म का नाम क्या है और वो कहाँ पर है। नेम द एड्रेस एंड द पार्टनर, यानी कि दोनों ही पार्टनर का नाम और उनका एड्रेसेस इंक्लूड होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर वो पार्टनरशिप लिमिटेड टाइम के लिए की जा रही है तो उसकी ड्यूरेशन भी इंक्लूड होती है। नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म ऑफ बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस क्या करने वाला है, फ्यूचर के अंदर क्या काम करेगा, क्या प्रोडक्ट बनाएगा, वो भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। कंट्रीब्यूशन और कैपिटल बाय पार्टनर, इसका मतलब ये होता है कि जो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं उस पार्टनर ने हमारे बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। फिर आता है इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस रेशियो, यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो वो कितने रेशियो के हिसाब से डिवाइड होगा, लॉस होगा तो वो कितने रेशियो के हिसाब से होगा। ये उसके कैपिटल पे डिपेंड करता है बेसिकली, बट ये कभी कभार 40-60 के में भी चलता है। तो अब दूसरा आता है कमीशन एंड सैलरी पार्टनर, यानी कि अगर आप कमीशन बेस्ड पार्टनरी करिए या सैलरी बेस्ड करिए, तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। लोन्स टू एंड बाय पार्टनर, यानी कि जो लोन्स पार्टनर्स के थ्रू लिए गए हैं, द डीड शुड बी आल्सो क्लैरिफाई वेदर द फर्म्स कैन बी गिव और लोन्स फ्रॉम द पार्टनर, यानी पार्टनर्स के बेस पे जो लोन लिए गए हैं पार्टनर्स के तहत, तो उसमें क्या इंटरेस्ट देना है, क्या लोन है, कितने का है, इस तरीके से चीज़ लिखी रहती है। ड्राइंग ऑन इंटरेस्ट ऑन इट, यानी किस पार्टनर ने या फिर हमने कितनी ड्राइंग की, कितने पैसे निकाले अपने बिजनेस के अंदर, तो और कितने पेएबल हैं, हम कितने पैसे बिजनेस को वापस देने हैं, तो ये सब चीज़ें भी लिखी रहती हैं। अब इसके अंदर आता है ऑडिट ऑफ बुक्स अकाउंट। ऑडिट ऑफ बुक्स अकाउंट का मतलब क्या होता है? द पार्टनरशिप डीड शुड क्लियरली द स्टेट द मोड ऑफ कीपिंग द फर्म्स बुक ऑफ अकाउंट एंड द वे द फाइनल अकाउंट आर टू बी प्रिपेयर्ड। द मेथड ऑफ ऑडिट बुक अकाउंट उस ओरिजिनल नीड टू द स्पेसिफिक इन द नीड, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट हर कोई मेंटेन करता है। मेंटेन क्यों करनी चाहिए? अपने फाइनल अकाउंट फाइनल पोजीशन को देखने के लिए। तो इसके लिए राइट भी होता है, हमें दोनों पार्टनर्स को देख सकते हैं। फिर 11वां पॉइंट आता है हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली इसके अंदर लिखा रहता है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं और उनकी लाइबिलिटीज कितनी हैं उस पार्टनरशिप के और बिजनेस के तहत। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि अगर लिमिटेड पार्टनरशिप की गई है लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसमें क्या होगा, उनके एडमिशन डेट और कब वो पार्टनरशिप खत्म होगी, तो वो भी उसके अंदर लिखा हुआ रहता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि देखिए हर कंपनी की एक गुडविल होती है, तो उसकी वैल्यूएशन लिखी रहती है कि इस कंपनी की इतनी गुडविल है, या द पार्टनरशिप डीड शुड स्पेसिफिक द मेथड ऑफ एवेल्यूटिंग द गुडविल ऑफ द फर्म। Such evaluation become important when a new partner enter in the on the existing partner return on separate। यानी कि इससे क्या होता है, कोई भी पार्टनरशिप अगर एंटर होती है या फिर बाहर होती है तो उससे कंपनी गुडविल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ये नहीं कह सकता कि ये गुडविल मैंने बनाई है। तो दोनों चीज़ें दोनों अलग-अलग सेपरेट रहती हैं। फिर आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी द डीड शुड बी स्पेसिफिकली स्टेट द अंडर विच द फर्म डिस बी डिसोल्ड, यानी कि बेसिकली
ये बता रखा है कि सर्कमस्टेंस हमारा डिसॉल्व हो जाता है पार्टनरशिप के ऊपर, द शी शुड बी स्पेसिफिकली बता रखा है डेथ ऑफ पार्टनर एंड हिज सक्सेशन व्हेन अ पार्टनर डाइज हिज कैपिटल द फर्म एंड द एनी ड्यू अमाउंट द अंडर द फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म आर गिवन टू बी डिक्लेयर्ड पार्टनर सक्सेशन और लीगल परस्पेक्टिव। यानी कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद कैसे काम करना है, क्या करना होता है, जैसे माइनर पार्टनरशिप करनी है या फिर उसके साथ जितने काम किए गए थे उसको उसका प्रॉफ़िट उनके घरवालों को देना है या फिर और भी कई सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी रहती हैं। तो उसके अंदर कुछ बता रखा है हमें, द फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म आर गिव टू द डिकीज़्ड partner, successor, or legal representative if the investment is to be kept in the firm and the successor of the deceased partner is to be admitted as a partner. It should be clearly mentioned in the partnership deed. जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पार्टनरशिप के अंदर क्लियरली वे में लिखी जाती हैं। इफ द कैपिटल द डिकीज पार्टनर्स डिकीज पार्टनर इज टू बी पेड टू द रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव इन द इंस्टॉलमेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड शुड बी डिफाइंड इन द डीड। यानी कि डीड के मुताबिक उसके इंटरेस्ट उसका कैपिटल सब कुछ वापसी कर दिया जाता है। वायोलेशन ऑफ द पार्टनरशिप रूल्स, यानी कि if the partnership violates the partnership rules, the steps to be taken against the erring partner should be defined in the partnership deed। तो बेसिकली इसके अंदर क्या बता रखा है, वायोलेट्स के अंदर द पार्टनरशिप रूल्स, यानी कि पार्टनरशिप के रूल्स होते हैं कि उनको उसको स्टेप बाय स्टेप लेकिन मतलब साथ लेके चलना है, उनको तोड़ना नहीं है। तो इस तरीके के कुछ पार्टनरशिप रूल्स होते हैं, वो लिखे रहते हैं। स्टेप्स टू बी टेक अगेंस्ट द अर्निंग पार्टनर शुड बी डिफाइंड इन द पार्टनरशिप डीड। ये सारे डिफाइंड किए जाते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर, यानी पहले से ही लिखे रहते हैं। अगर आता है आर्बिट्रेशन clauses, the partnership date we must be specifically state if the future disagreement or dispute amongst the partner will be subject to attribution। यानी कि अगर फ्यूचरिस्टिक ये एग्रीमेंट खत्म करना होता है तो इस तरीके की बातें इसके अंदर लिखी रहती हैं। इफ इज द एग्रीमेंट टू बी सो द डीड नीड्स आल्सो टू बी स्पेसिफिक हाउ विल बी अपॉइंटेड एंड व्हाट विल बी हिज राइट। यानी कि इसको कब अपॉइंट किया था, क्यों किया था और उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, तो वो सब लिखे रहते हैं। द अबव मेंशन पॉइंट आर नॉट मैंडेटरी फॉर कंपैरिसिव फॉर ऑल द डीड्स द पार्टनरशिप। यानी कि ये सारे पॉइंट्स मैंडेटरी नहीं है एक पार्टनरशिप को चलाने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंस, यानी कि डिपेंड होता है ये सर्कमस्टेंस ऑफ नेचर के बिजनेस के। द पार्टनरशिप में एग्री टू इनकॉर्पोरेट such other term and condition which they feel are appropriate in the circumstance। तो बेसिकली ऊपर जितने भी पॉइंट्स बता रखे हैं ये मैंडेटरी नहीं है कि इन सभी को हमें फॉलो करना है तभी हमारी पार्टनरशिप चल पाएगी। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बेसिकली नेचर के ऊपर डिपेंड होता है हमारे बिजनेस के कि वो उसका नेचर किस तरीके का है। तो इसमें कुछ बता रखा है स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑडिटेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, बेनिफिट्स बता रखे हैं। तो रजिस्ट्रेशन का बेसिकली मतलब क्या हुआ, प्रॉपर सिक्योरिटी रहती है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन जब हम करवा लेते हैं। इन्फॉर्मेशन आफ्टर द फर्म, रजिस्ट्रेशन के बेसिकली फ़ायदे बता रखे हैं कि अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी पार्टनरशिप करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदा पहुंचता है। तो पहला, जब नेम ऑफ फर्म मेन बी बिजनेस इज चेंज, यानी कि आफ्टर द फर्म हैज बीन रजिस्टर, अगर फर्म रजिस्टर्ड होती है, इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस एज रिक्वायर्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शुड बी कन्वीन टू द रजिस्टर्ड विद इन 14 days। यानी कि अगर हमारी कंपनी जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होती है तो उससे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं हमें बता रखा है। व्हेन द नेम ऑफ द फर्म, सॉरी बेनिफिट नहीं बता रखी, बता रखा है क्या क्या करना होता है। व्हेन द नेम ऑफ द फर्म द मेन बिजनेस इज चेंज, यानी कि इसके अंदर हम बिजनेस का नेम भी चेंज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के 14 दिन के अंदर अंदर। वेयर देयर इज अ चेंज इन द नेम ऑफ द परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं अपने पार्टनर्स का। व्हेन बिजनेस हैज बीन क्लोज डाउन एट द सम प्लेस इट इज हैन बी स्टार्ट इन द सम अदर प्लेसेस, यानी कि अगर यहाँ से बंद करना है कहीं और खोलना है बिजनेस तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर हैज ज्वाइन, यानी कि न्यू पार्टनर कब ज्वाइन हुआ फर्म के अंदर, कब वो हट गया, तो इस तरह की बातें होती हैं वो सब लिख सकते हैं। तो इसमें बता रखा है इफेक्ट क्या पड़ता है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो।
नो पार्टनर कैन टेक एनी लीगल एक्शन, यानी कि अगर किसी पार्टनर ने किसी के से बेईमानी कर रखी है तो कोई दूसरा पार्टनर उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता अगर फर्म हमारा रजिस्टर नहीं है तो। द नो पार्टनर कैन इंडिकेट प्रोसीडिंग द अगेंस्ट द फर्म ऑर्डर टू हिज राइट, अगर कोई फर्म अपने राइट्स मतलब अपने काम को ठीक से नहीं करती या फिर कुछ इलीगली काम कर रही होती तो पार्टनर्स को कोई वो नहीं होता लीगल राइट्स कि वो फर्म के खिलाफ भी कुछ कह सकें। द फर्म्स टू कैन नॉट स्टार्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पार्टनर, यानी कि फर्म्स भी कुछ नहीं कर सकती, वो प्रोसीडिंग नहीं कर सकती अपने पार्टनर्स के खिलाफ। फर्म्स कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट द अदर पार्टीज, फर्म प्रोसीड भी नहीं कर सकती किसी अदर पार्टीज के लिए। वाइल द अदर पार्टीज कैन प्रोसीड अगेंस्ट द फर्म्स, और जबकि दूसरी पार्टीज भी अगेंस्ट द फर्म वो कर सकती हैं फर्म्स के ऊपर अगेंस्ट, यानी कि अगर वो लीगल नहीं है तो। अब इसके अंदर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं मेरे रजिस्ट्रेशन के, बेनिफिट ऑफ द फर्म। पहला फायदा तो फर्म्स को ही पहुंचता है कि वो कोर्ट की नज़र में आ जाती है कि भाई हाँ ये बिजनेस चल रहा है। फिर बेनिफिट ऑफ द पार्टनर, बेनिफिट मिलता है पार्टनर्स को, अगर कोई बेईमानी करे या फिर कोई काम गलत करे तो एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ इनकमिंग पार्टनर, यानी कि आने वाले पार्टनर के लिए बेनिफिट मिलता है कि इससे पहले क्या पार्ट कौन से पार्टनर थे इसके अंदर या फिर क्या बिजनेस करता है, फर्म लीगल है नहीं है, तो इनकमिंग पार्टनर के लिए भी ज़रूरी है और जाने वाले पार्टनर्स के लिए भी ज़रूरी। जाने वाले के लिए कैसे ज़रूरी है, आउट ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके अंदर उसके लिए क्या उसकी कैपिटल थी, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट थी, तो उन सब चीज़ों के लिए पब्लिक नोटिस करती है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, अगर पार्टनरशिप रिटायरमेंट हो जाती है, रिटायर हो जाता है पार्टनर, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड तक हमारा कंप्लीट हो गया, इससे आगे हमारा मिलता है 2.3 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसे करते हैं नेक्स्ट क्लास में।